हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन स्टार्ट। फिलहाल सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। अगर वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इससे करीब 52 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे और इसके लिए सरकार को 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती थी। केंद्रीय सचिव ने कहा कि ये सिफारिशें लागू न करने का फैसला विद्युत कर्मचारी संघों द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण कहे जाने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कर्मचारी खुश होंगे, किंतु देखने में यह आया कि इससे अधिकतर लोग असंतुष्ट थे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विविध कर्मचारी संघों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा के कारण सरकार को मजबूरीवश यह कदम उठाना पड़ा है। कतिपय सूत्रों का कहना यह भी है कि सरकार ने ये सिफारिशें केवल इसलिए मंजूर की थी ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से राज्य शासन के कर्मचारी भी वेतन में इतनी ही वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं लगता था। सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला है कि पूर्व में ही राज्य सरकारें अपने राजस्व का 90 से 95% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही हैं। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरुदास दास ने कहा कि जब सरकार को मालूम था कि विसंगतियां होने से वेतनमान का विरोध होगा, तो उसने इसे लागू ही क्यों किया। उन्हें इस बारे में पहले ही विचार करना था। वेतन आयोग के एक सदस्य ने कहा कि वेतन आयोग की विसंगतियों से ज्यादा दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि सरकार सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यक्रम 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मुहर लग गई। बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रिटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है, किंतु हम जानते हैं कि आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार भारत के गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों के लिए रक्षार्थ की गई वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थापिका न होकर मात्र एक स्वप्न कागजी
अथवा दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गई है। यह बात की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। अतः मेरा अनुभव है कि जिला जज को भी मूल अधिकारों की रक्षार्थ आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि तत्काल पारित की जानी चाहिए। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह संसद या भारत सरकार जिला जज को मूल अधिकारों की रक्षार्थ ऐसी शक्ति न देना चाहे तो प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर उसे ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली विधि पारित कर दी जानी चाहिए। ऐसा होने से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में जिला स्तर पर ही आवश्यकतानुसार अति आवश्यक आदेश, निर्देश और रिट जारी हो सकेगी। वही मूल अधिकारों के उल्लंघन को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि ऐसी विधि बनाना पूर्णतः संवैधानिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किनी अथवा सभी शक्ति का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ऐसा करने से एक पंथ दो काज नामक कहावत चरितार्थ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी विधि जिसकी पारित करने की अनुमति अनुच्छेद 31 में संसद को प्रदान की गई है। इस चीज के पारित हो जाने पर जहां भारत के किसी भी निर्धन व्यक्ति को न्याय त्वरित गति से सुगमता पूर्वक मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए इस नीति निर्देशक सिद्धांत का भी पालन हो जाएगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार के अवसर से वंचित न रह जाए। महोदय, चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी। शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी धौंसपट्टी में लेता था, अब वह जापान भी अब उनकी इस धौंसपट्टी में आने वाला नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली थी, और 20 साल पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था, वह आज ताल ठोककर अखाड़े में खड़े हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमजोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने भी
धमकी का जवाब धमकी की भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है कि चीनी नेता के संन्यास ग्रहण करने के बाद भी चीन के सोवियत संघ की तरह टूटने के आसार 50% से अधिक नहीं माने जा सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह चीन अमेरिका व्यापार युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यदि वे चीन की धौंसपट्टी में आ गए तो शायद हमारे 20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। परंतु इतना निश्चय है कि अमेरिकी माल जो चीन में नहीं बिकेगा, किसी विकसित देश में नहीं बिक सकता। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका उदारीकरण के नाम पर और विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेकर विकासशील देश के बाजार में ही अपना माल जरूर भेजेगा। दूसरी ओर चीन भी भारत की ओर आशा भरी नज़र से देख रहा है, इसलिए उसके लिए यह ऐसा अवसर प्रदान कर सकता है कि दो बड़े विकासशील देशों के व्यापार युद्ध का लाभ उठाया जा सके। भारत को इस दृष्टि से यह सतर्कता भी रखनी चाहिए कि कहीं अमेरिकी माल जबरदस्ती से हमारे बाजारों में न पहुंचा दिया जाए। फिलहाल यह मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासशील देशों का व्यापार युद्ध अब द्विपक्षीय न रहकर धीरे धीरे फैलेगा और एक नए ढंग का शीत युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए भारत को ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहना ही होगा। स्टॉप। हिंदी डिक्टेशन के लिए एक्सप्लोर स्टेनोग्राफी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।